नंदनी हसीन लड़कियों में से एक थी। जब से मैंने उसे देखा था, उसे देखते ही अपना दिल हार बैठा था। मैं उससे शादी करने के लिए मचल उठा और उसके घर रिश्ता भेजना शुरू कर दिया। नंदनी के माँ बाप ने भी इस रिश्ते में ज्यादा नानू नहीं की और जल्दी ही इस रिश्ते को ओके कर दिया। मैं बहुत खुश था, लेकिन नंदनी की कुछ शर्तें थी जो मुझे बाद में मालूम हुई। एक शर्त ये थी कि शादी का फंक्शन सुबह 7 बजे होगा। नंदनी की बाकी और शर्तों का जानने का मुझे कोई शौक नहीं था और ना ही मैंने उन्हें जानना जरूरी समझा था। नंदनी ने मुझसे कहा था कि मेरी शर्तों का जानना तुम्हारे लिए जरूरी है, लेकिन मैं उसके इश्क में इस कदर पागल हो चुका था कि मैंने उसकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। मेरे लिए यही बहुत था कि मैं जिससे प्यार करता हूँ उससे मेरी शादी हो रही है। मैं जानता था कि नंदनी से शादी करके मैं कभी नहीं पछताऊंगा। 13 फरवरी से एक दिन पहले संडे के दिन नंदनी से मेरी शादी तय हो गई। नंदनी के साथ मेरी शादी हो रही है, ये सोच सोच कर मैं फूला नहीं समा रहा था। नंदनी इतनी खूबसूरत है कि कोई भी उसका दीवाना हो सकता था। आखिरकार शादी का दिन आ पहुंचा। नंदनी की और मेरी शादी संपन्न हुई और मैं उससे विदा करके अपने घर ले आया। रात के 2 बजे नंदनी को मेरे कमरे में पहुंचा दिया गया। नंदनी को देखने के लिए मेरा दिल बेचैन हो रहा था। मैं कमरे में पहुंचा और सुहाग की सेज पर बैठकर कीमती सोने का कंगन नंदनी को उसके हाथों में पहना दिया। उसने मेरा शुक्रिया अदा किया। मैंने जैसे ही उसका घूंघट उठाने का हाथ बढ़ाया, उसने मेरे हाथ पकड़ लिए और कहा, रुक जाओ, मेरी बाकी की शर्तें सुन लो। अगर तुम्हें मंजूर है तो ठीक है, नहीं तो तुम मुझे अभी इसी वक्त तलाक दे सकते हो। नंदनी की मुंह से ऐसी बातें सुनकर मेरा दिल बैठ गया। मेरे दिल को कुछ होने लगा। मैंने बोला, तुम्हारी तो आज शादी हुई है, वे तलाक की बात अपने मुंह से कैसे कर सकती हो? मेरी बात सुनकर नंदनी बोली, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। मैं जैसा कहती हूँ तुम्हें वैसा करना पड़ेगा और जो शर्त मैं तुम्हें बताने वाली हूँ, ये शर्त बहुत ही आसान है और ये शर्त है कि रात को तुम कभी भी मेरा चेहरा नहीं देखोगे, चाहे कितनी भी जरूरी काम क्यों ना हो। कभी तुम मुझे रात में नहीं देखोगे और ना ही रात को मैं किसी से मिलूंगी। अंधेरा होते ही मैं अपने कमरे में आ जाया करूंगी। तुम चाहो तो रात को अंधेरा होते ही मेरे कमरे में मेरे साथ सो सकते हो, नहीं तो बाहर घूम फिर सकते हो। तुम्हारे लिए कोई पाबंदी नहीं। अपनी पत्नी के मुंह से अजीब सी बात सुनकर मैं हैरान रह गया। मैं बोला, नंदनी, ये क्या बेतुकी की बातें कर रही हो? ये कैसी अजीब सी शर्त है? अगर तुम मुझे इस शर्त का वजह बता दोगी तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं रात को तुम्हारा चेहरा कभी नहीं देखूंगा, लेकिन बिना किसी वजह के मैं तुम्हारा चेहरा रात को क्यों ना देखूं? अगर मैं तुम्हारा ये चांद सा चेहरा नहीं देखूंगा तो मुझे चैन कैसे आएगा? मुझे लगा था कि नंदनी की कोई अदा है, शायद वह मेरे साथ कोई मजाक कर रही है, लेकिन वह तो बहुत सीरियस थी। नंदनी बोली, अगर तुमने रात को मेरा चेहरा देखा तो मैं फिर सुबह को ही तुमसे तलाक ले लूंगी। नंदनी की बात सुनकर मेरे होश हवास गुम हो गए। समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। फिर मैं सीरियस होते हुए ये कहा, ठीक है, तुम जैसे खूबसूरत बीवी का मिल जाना ही बहुत है। मैं रात को तुम्हारा चेहरा नहीं देखूंगा, अगर तुम कहो तो दिन को भी तुम्हारा चेहरा नहीं देखूं। खैर, ये एक जज्बाती कदम था जो मैंने उस समय नंदनी की मोहब्बत में उठाया था, क्योंकि बाद में शादी के 5 दिन बाद ही मुझे मालूम हो गया कि ये शर्त निभाना कितना मुश्किल है। जब भी मुझे कहीं बाहर जाना होता, कहीं डिनर पर जाना होता, यार दोस्तों की पार्टी में जाना होता, तो नंदनी मेरे साथ नहीं जाती। धीरे धीरे ये बातें सब तरफ फैलने लगी कि विमल की बीवी अजीबोगरीब है। कुछ लोगों ने इसे नंदनी की शराफत समझा तो कुछ लोगों ने अजीब अजीब किस्से बनाना शुरू कर दिए। मैं बहुत ज्यादा तंग आ चुका था। अब तो नंदनी ने अजीबोगरीब हरकतें करना शुरू कर दी थी। उसने हमारे कमरे की सारी लाइट्स खराब कर दी और उन्हें कमरे से बाहर निकाल दिया। मैंने कहा, नंदनी, ये क्या हरकत है? ये सब क्यों कर रही हो? तो वो बोली, मैं ऐसे ही इसलिए कर रही हूँ क्योंकि रात को तुम कहीं गलती से लाइट ऑन ना कर दो और कहीं मेरा चेहरा ना देख लो। नंदनी ऐसी हरकतें देखकर अब मेरा शक यकीन में बदलता जा रहा था कि जरूर कुछ ना कुछ बात है। आखिर नंदनी के चेहरे में ऐसी क्या बात है
जो रात को मैं उसके चेहरे को नहीं देख सकता, लेकिन हम दोनों में जो वादा हुआ था मैं उस वादे पर अटल था। एक रात नंदिनी बहुत ज्यादा परेशान थी। वे कभी अंदर जाती, कभी बाहर आती, कभी कमरे में इधर उधर टहलने लगती, कभी मुंह पर हाथ रखती और कभी हाथ ऊपर उठाकर प्रार्थना करने लगती। मैं समझ तो गया था कि नंदिनी बहुत ज्यादा परेशान है, लेकिन मैंने उससे कुछ पूछा नहीं। अब मैं नंदिनी की एक एक हरकत पर नजर रखने लगा था। नंदिनी हर वक्त किसी न किसी का इंतजार करती हुई मालूम होती। हर वक्त उसकी नजरें गेट पर रहती या फिर फोन पर रहती। फोन आता तो भागकर फोन उठाती और हल्की आवाज में बात करने लगती, लेकिन हम दोनों के बीच में शक जैसी कोई चीज नहीं थी, इसलिए मैंने उसकी बातें सुनने की कभी कोशिश नहीं की। लेकिन एक दिन मैंने चेक किया तो मुझे पता चला कि नंदिनी किसी नए नंबर पर बात करती है। जिस नंबर पर वह बात करती है वह उसके मायके का नंबर नहीं था। इस नंबर को मैंने डायल किया तो दूसरी तरफ से कोई मर्दाना आवाज आई थी। मैं सदमे की हालत में वहीं सोफे पर बैठ गया। मेरा तो चैन सुकून सब लुट गया था। मेरी बीवी खूबसूरत तो थी, लेकिन खूबसूरत नहीं थी। आज मुझे पता चला कि शायद वह मुझसे प्यार नहीं करती, किसी और से करती है। फिर मैंने सोचा डायरेक्ट नंदिनी से बात करने से अच्छा है कि मैं खुद ही मामले की तह तक पहुंचूं। जब पूरा मामला खुल जाएगा तो ये भी बात सामने निकल कर आएगी कि आखिर मैं रात को नंदिनी का चेहरा क्यों नहीं देख सकता। दिल में पक्का फैसला करते हुए उठ खड़ा हुआ। अगले दिन रूटीन के मुताबिक मैं जल्दी घर आ गया। उस समय भी नंदिनी घर में इधर उधर बेचैनी से टहल रही थी। मुझे देखते ही वह हैरत से बोली, आप इतनी जल्दी क्यों आ गए? उसने कई सवाल कर डाले। उसकी हैरानी देखकर मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा, क्यों? मुझे जल्दी घर में देखकर तुम्हें इतनी हैरत क्यों हो रही है? मेरे जाने के बाद तुम ऐसा क्या करती हो जो मुझे देखकर परेशान हो गई? नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं थी। मैं तो इसलिए पूछ रही थी कि आपकी तबीयत तो ठीक है। तभी दरवाजे पर घंटी बजी। मैंने दरवाजा खोला तो सामने एक आदमी खड़ा था, लेकिन उस आदमी को देखकर मुझे गुस्सा नहीं आया, क्योंकि वह आदमी मेरा दोस्त था। इंस्पेक्टर की वर्दी में खड़ा मेरा दोस्त विनय था। विनय को सामने देखकर मेरा गुस्सा झाग की तरह बैठ गया। हम दोनों एक दूसरे को काफी समय से जानते थे और हमारी आपस में बातचीत भी होती रहती थी, लेकिन काफी अरसे से मेरी विनय से मुलाकात नहीं हो पाई थी। मुझे ये तो पता था कि विनय हमारे इलाके में इंस्पेक्टर है, लेकिन कभी उससे मिलने का समय ही नहीं मिला पाया। अचानक विनय को अपने सामने देखकर मुझे बहुत हैरत हुई, लेकिन विनय ने ज्यादा हैरत का इजहार नहीं किया। वह आराम से मेरे गले मिला और बोला, कहाँ थे यार, काफी दिनों से मुलाकात नहीं हुई। मैंने कहा, हाँ यार, काम में बिजी था। ये कहते हुए उसे मैं ड्राइंग रूम में ले आया, लेकिन मुझे हैरत हो रही थी, या फिर विनय को कैसे पता चला कि मैं यहाँ रहता हूँ। फिर मुझे याद आया कि नंदिनी अभी तो किसी का इंतजार कर रही थी और उसी वक्त डोरबेल बजी थी। जो मैंने विनय से यही बात कही कि तुम्हें कैसे पता चला मैं यहाँ रहता हूँ, तो वह बोला कि हम पुलिस वाले हैं और हमें अपने इलाके की हर इंसान के बारे में पता होता है कि वह कहाँ रहता है, कैसे रहता है। विनय की बात से मैं सहमत तो नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर मेरा शक बढ़ गया। मुझे शक हुआ कि जरूर नंदिनी विनय का इंतजार कर रही थी। विनय और नंदिनी के बीच जरूर कुछ न कुछ रिश्ता है। मैंने अपने दिल में सोचा, अगर मेरी बीवी नंदिनी मुझे धोखा दे रही है तो मैं भी नंदिनी के साथ कुछ ऐसा करूंगा जो वह जिंदगी भर याद रखेगी। कुछ ऐसा करूंगा जो उसने अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। फिर मैंने अपने मन में दूसरी शादी की प्लानिंग करने लगा, लेकिन मैं नंदिनी पर कोई भी बात जाहिर नहीं होने दी। जो भी बात होती थी मैं अपने दिल में ही रखता था, यहाँ तक कि किसी भी तरह की कोई बात जाहिर नहीं होने देता था। उसके सामने हमेशा नॉर्मल ही रहता था। अब मेरा अगला कदम ये था कि रात को मुझे नंदिनी का चेहरा देखना है। अगर रात को नंदिनी का चेहरा देख लेता तो विनय वाली गुत्थी भी सुलझ जाती। कमरे का बल्ब तो नंदिनी ने खराब ही कर दिया था, इसलिए मैंने अपने पास एक छोटी सी टॉर्च रख ली। नंदिनी कमरे में दाखिल हुई, सोने के लिए बेड पर लेटी। वैसे ही मैंने उसकी बाजू को कसकर पकड़ लिया, जिससे वह
भाग न पाए। उसकी बाजू को कसकर पकड़कर मैंने उसके चेहरे पर टॉर्च डाली। उसके चेहरे पर रोशनी पड़ते ही मेरी चीख निकलते निकलते बची। हैरत की वजह से मुझसे बोला भी नहीं जा रहा था। हिम्मत करके मैं बोला, नंदिनी तुमने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? इतना बड़ा धोखा। मैं तो तुमसे इतना मोहब्बत करता था, फिर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने नफरत से नंदिनी की तरफ देखा। नंदिनी का चेहरा एकदम सफ़ेद पड़ गया था। नंदिनी बोली, भगवान के लिए एक बार मेरी बात तो सुन लो। तुम्हें मेरे ऊपर जो शक है वह सब दूर हो जाएगा। पहले मेरी बात तो सुन लो। वह रोती रोती मेरे पैरों में बैठ गई और गिड़गिड़ाने लगी। मैं चाहकर भी नंदिनी को दुत्कार ना सका। मैं भी उसके पास बैठ गया और मैंने कहा, बताओ, सारी सच्चाई बताओ, क्या सच्चाई है? आखिर विनय के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है? वह रोते हुए बोली कि आप तो जानते हैं कि हमारा घराना कितना मॉडल है। मेरे मम्मी पापा मुझे नौकर नौकरानी के हवाले छोड़कर अपने अपने काम पर निकल जाते थे। मुझे उनकी ज़रूरत होती है तो वह मुझे पैसों की गड्डियाँ थमा देते या शॉपिंग करा देते, लेकिन वो लोग ये बात नहीं समझते थे कि मुझे उनके पैसों की नहीं, उनके प्यार की ज़रूरत है। मेरी माँ मुझे कभी अपने करीब नहीं आने देती थी। कभी माँ से मिलने का दिल होता तो मैं अपने दिल को मायूस कर रह जाती। मेरी माँ ने मुझसे मना कर दिया था कि मुझसे मिलने ऑफिस में मत आना। जब भी आओ तो पहले फ़ोन कर देना, क्योंकि ऑफिस में मुझे 1000 काम होते हैं। एक दिन माँ से मिलने को मैं बहुत बेचैन हो रही थी तो सोचा फ़ोन करने से क्या फ़ायदा और ज़्यादा देर हो जाएगी, इसलिए मैं बिना फ़ोन किए ही अपनी माँ से मिलने उनके ऑफिस चली आई। जैसे ही ऑफिस के अंदर कदम पाँव रखा तो मेरी रूह कांप गई, क्योंकि मेरी माँ किसी और के साथ रंगरलिया बना रही थी। अपनी माँ का यह रूप देखकर मुझे अपनी माँ से नफरत हो गई और मैंने इसका बदला कुछ इस तरह लिया कि मैं खुद ही नाइट क्लब में जाने लगी। अपने अंदर की उदासी को ख़त्म करने लगी। मैं पूरी रात घर के बाहर रहती। मेरे माँ बाप को पता भी नहीं था कि उनकी बेटी क्या कर रही है। ऐसा करके मैं अपने दिल को सुकून पहुंचाने चाहती थी, अपनी माँ से बदला लेना चाहती थी, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि ऐसा करके मैं खुद को नुकसान पहुंचा रही हूँ। मैं ये काम अपने दिल की तसल्ली के लिए करती थी, लेकिन मेरे दिल को सुकून नहीं मिलता था। एक रात मैंने इस कदर नशा कर रखा था कि मैं अपने होशो आवाज़ खो बैठी। मैं इस कंडीशन में पहुंच गई थी जहां पर आकर लड़कियां अपनी इज्जत खो देती हैं, लेकिन इस मामले में मैं खुशकिस्मत हूँ कि मेरी इज्जत बची रही, क्योंकि उस समय जब मेरी आंख खुली थी तो मैं अकेले बिस्तर पर लेटी हुई थी। मेरे बिस्तर पर मेरे अलावा कोई नहीं था। कमरे में भी कोई नहीं था। कमरे की सजावट से लग रहा था कि किसी शरीफ लड़के का कमरा है। थोड़ी देर में वह लड़का आ गया जिसका वह कमरा था, और उस लड़के को देखकर मैं बाकी समझ गई कि लड़का वाकई में शरीफ है, क्योंकि उसके चेहरे पर दाढ़ी थी और उसकी नज़रें झुकी हुई थी। वो लड़का मुझसे बोला कि मैं किसी काम की वजह से रात नाइट क्लब गया था, वहाँ पर आपको बेहोश पाया तो आपका ख्याल करते हुए आपको अपने घर ले आया। अब आप ठीक तो हो ना? चलो मैं आपको आपके घर छोड़ दूं। मुझे उस लड़के से बेहद नफरत महसूस हुई। दाढ़ी वाले से तो मुझे वैसे भी बहुत नफरत है, और फिर मेरी माँ का चेहरा भी मेरे सामने आ गया। फिर मुझे और भी ज़्यादा नफरत होने लगी, क्योंकि मेरी माँ भी शरीफ होने का ढोंग करती थी, लेकिन शरीफ नहीं थी। वह लड़का मुझे घर तक छोड़ने आया, लेकिन मुझे उससे बहुत ज़्यादा नफरत हो रही थी। मैंने उसका शुक्रिया अदा भी नहीं किया और गेट से ही उसे वापस लौटा दिया। रूम पर वापस आ चुकी थी, लेकिन वह लड़का मेरा अभी पीछा करता था। मैं जहाँ भी जाती हूँ लड़का मेरे पीछे पीछे आता। एक दिन मैंने उससे कहा कि तुम मेरा पीछा क्यों करते हो? तो मुस्कुराते हुए बोला, आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, मुझे आपसे प्यार हो गया है। उसकी बात सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने उसे कहा, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसी बात करने की? मैंने उससे डांट कर भगा दिया, लेकिन उस लड़के ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। मैं जहाँ जहाँ जाती हूँ लड़का मेरे पीछे आता। अब तो मेरी सहेलियों ने भी मेरा मजाक बनाना शुरू कर दिया था। एक दिन मेरी सहेलियाँ कहने लगी, लड़के से पीछा छुड़ाना तो देखो कितना खतरनाक है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम सब भी तुमसे बात करना छोड़ देंगे। अपनी सहेलियों के भड़कने
पर मैंने उस लड़के से बदला लेने की ठान ली। एक बार जब मेरा पीछा कर रहा था तो मैंने उस लड़के से कहा, देखो अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो तुम्हें वही करना होगा जो मैं कहूँगी। मैं तुम्हें आजमाना चाहती हूँ कि तुम मेरी मोहब्बत में कहाँ तक जा सकते हो। मैंने उसे एक जगह का नाम बताया कि वहाँ पर मुझसे मिलने आओ और वहाँ पर मेरी सहेलियों के अपनी बहादुरी का नमूना दिखाना। वह मान गया। अगले दिन वो लड़का मेरी बताई हुई जगह पर आ पहुँचा। मुझे हैरत हो रही थी कि वो लड़का मेरी मोहब्बत में कहाँ तक पहुँच गया है कि वो मेरी सारी बातें मान रहा है। मैंने पहले ही पुलिस को कॉल कर दिया था। जैसे ही वो लड़का मेरे करीब आया, पुलिस वाले ने आकर उसे दबोच लिया और उससे घसीटते हुए अपने साथ ले गया। जब पुलिस वाले उसे जीप में डाल रहे थे तो उसकी आंखों में आंसू थे और वो मेरी तरफ ही देख रहा था। मेरे दिल को कुछ हुआ, लेकिन फिर मैंने खुद को नॉर्मल कर लिया। मैं और मेरी सहेलियां खिलखिलाकर हंस रहे थे कि एक लफंगे लड़के को हमने सजा दिलवा दी। अगले दिन मेरी सहेलियों ने कहा कि यार उस मजनू को जाकर देख तो आओ कि उसकी क्या हालत है। सहेलियों के भड़काने पर मैं उस लड़के से मिलने के लिए थाने पहुंची। जैसे ही मेरी नजर उस लड़के पर पड़ी, मेरा दिल धक से रह गया। पुलिस वालों ने मार मार कर उसका कचुम्बर निकाल दिया था। उसके सर से खून बह रहा था। आंखों के पास भी चोट लगी हुई थी। होठ भी सूजे हुए थे। मुझे उस लड़के पर बहुत तरस आया, लेकिन फिर मैंने खुद को संभाल लिया। मुझ पर नजर पड़ते ही उस लड़के की आंखों में मोटे मोटे आंसू आ गए। मुझे देखकर वह बोला। उस लड़के ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, मैंने अपना मामला खुदा पर छोड़ दिया है। तुमने मेरे चैन लूटा, मेरी जिंदगी बर्बाद की। मैं भी तुम्हें बद्दुआ देता हूँ कि तुम्हारी रातें कभी पुरुषों को नहीं गुजरेंगी। तुम भी हर रात दर्द से गुजरोगी और हर रात मुझे याद करके तड़पोगी। उसकी बद्दुआ से मेरा दिल दहल गया, लेकिन मैंने ज्यादा परेशानी का इजहार नहीं किया। मैं सुबह 7 बजे के टाइम से लड़के से मिलने गई थी। हम सब सहेलियों की आदत थी कि हम रात भर जागते थे और दिन को सोते थे। मैं उस लड़के से मिलकर वापस आ गई और अपनी सहेलियों के साथ खूब मौज मस्ती करने लगी। उस लड़के को बिल्कुल भूल गई थी। दोपहर को आकर मैं सो गई, लेकिन जब शाम को मेरी आंख खुली तो मुझे अपने चेहरे पर जलन सी महसूस हुई। धीरे धीरे ये जलन बढ़ती ही गई और रात होते मेरे चेहरे पर भयानक जलन होने लगी। मैंने खुद का चेहरा भी शीशे में देखा तो मेरी चीख निकल गई। मेरा चेहरा इतना ज्यादा बदसूरत हो चुका था कि मुझे खुद से ही नफरत हो रही थी। मैंने अपने चेहरे पर मास्क लपेटा और उसी समय डॉक्टर के पास गई और डॉक्टर से दवा लेकर आई। चेहरे पर मैंने दवा लगाई, थोड़ा सुकून मिला, फिर मैं सो गई। सुबह उठी तो मेरा चेहरा बिल्कुल साफ था। मैंने सोचा चलो अच्छा हुआ कि इस बीमारी से मुझे छुटकारा मिल गया, लेकिन शाम होते होते मेरे चेहरे का फिर से वही हाल हो गया। मैं जलन के मारे तड़पने लगी। मैं फिर से डॉक्टर के पास गई और उससे बहस करने लगी कि तुमने मुझे गलत दवा दी है। मैंने दूसरे डॉक्टर से दवा ली, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। रात को मेरे चेहरे पर भयानक जलन होती और मेरा चेहरा बहुत ज्यादा बदसूरत हो जाता। बहुत खतरनाक दाने मेरे चेहरे पर आ जाते। सुबह होते होते ठीक हो जाते। मैंने कई डॉक्टर बदल डाले, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अब मैं समझ गई कि उस लड़के की बद्दुआ का असर है। मैं उस लड़के को खोजने लगी कि काश वो लड़का मुझे मिल जाता तो मैं उससे माफी मांग लेती। पता नहीं वो लड़का किस हाल में होगा। विनय को मैंने इसलिए बता दिया था जिससे कि विनय उस लड़के को ढूंढकर मेरे सामने लाए और मैं उससे माफी मांग सकूं। लेकिन विनय अभी तक उस लड़के का पता नहीं लगा पाया है। पता नहीं वह लड़का कहाँ गया। नंदनी के मुंह से ये सारी कहानी सुनकर मैं भौचक्का सा रह गया। एक मासूम सी दिखने वाली लड़की क्या से क्या कर सकती है, मैं सोच भी नहीं सकता था। बाहर से इतनी मासूम और अंदर से इतनी खतरनाक। मैं नंदनी के चेहरे की तरफ देखा। उसका चेहरा इतना ज्यादा बदसूरत था कि देखा नहीं जा रहा था और ये तकलीफ वो हर रात झेलती थी। ये उसके कर्मों की सजा थी जो उसे मिल रही थी। लेकिन अब नंदनी पर से मेरा एतबार उठ गया। अब शायद ही मैं कभी नंदनी से मोहब्बत कर सकूं।
अभी भी मैं रात को उसका चेहरा नहीं देखता हूँ क्योंकि मुझ में हिम्मत नहीं है उसका चेहरा देखने की, लेकिन एक अधूरापन सा लगता है, एक खालीपन सा लगता है। मेरी जिंदगी में भी कभी कभी सोचता हूँ कि दूसरी शादी कर लूँ, लेकिन फिर सोचता हूँ कि भगवान तो नंदिनी के कर्मों की सजा उसे दे रहे हैं, फिर मैं क्या चीज हूँ जो उसे उसके कर्मों की सजा दूं। हो सकता है वह लड़का कभी मिल जाए और नंदिनी को माफ कर दे तो शायद उसकी सजा कम हो जाए। मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ कि शायद मेरी जिंदगी में भी खुशियाँ वापस लौट आएं। दोस्तों, कहानी कैसी लगी